वेंचर फंडिंग का 3% से भी कम हिस्सा जर्मनी में ऐसी टीमों को जाता है जहां महिलाएं बॉस हैं। इसमें समावेशी का सिद्धांत जोड़ दें तो ये 0.5% से भी कम हो जाएगा। ये तो कोई संख्या ही नहीं है। जर्मनी की कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। 2024 में 1/4 से कम स्टार्टअप की कमान औरतों के हाथ में थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर शीर्ष पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं से इसकी तुलना करें तो ये मामूली रूप से बेहतर है। मैं ये बिल्कुल सोचती हूँ कि जब स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की बात होती है तो इस अदृश्य दीवार के बारे में बहुत कम बात करते हैं। जब हम विविधता के बारे में सोचते हैं, मिसाल के लिए बर्लिन में हेरे, आप देख रहे हैं कि बर्लिन स्टार्टअप स्टाइपेंड जैसी सरकारी पहल में महिलाएं फंड का नेतृत्व कर रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं बर्लिन में कंपनी बनाकर अपने आइडिया पर काम करने के लिए 1 साल का फंड हासिल कर सकती हैं। बर्लिन यूरोप में स्टार्टअप का एक नया ठिकाना है। यहाँ तकनीकी रूप से मजबूती के साथ ही हर तरह के हुनर वाले लोग मौजूद हैं। एक चिंता है कि हुनरमंद लोगों की ये जमात छोटी होती जाएगी अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका के रास्ते पर चलते हुए विविधता लाने के अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। So ideally we don't need any of these. आदर्श स्थिति में किसी कोटा, नियम, विविधता के पहल जैसी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सामान्य है कि यहाँ शुरुआत से ही विविधता हो। जाहिर है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को अक्सर ये चिंता रहती है कि कोटा मेरिट आधारित व्यवस्था की जगह ले लेगा, है ना? तो वो ये मान बैठते हैं कि महिलाओं में प्रतिभा कम है। बाधाएं इन लोगों की क्षमता या फिर योग्यता को लेकर नहीं है, बल्कि बाधाएं ज्यादातर संस्थाओं और ढांचे से जुड़ी हैं। जर्मनी में विविधता को लेकर कोई कड़ी नीति नहीं है। यहाँ निष्पक्षता का सिद्धांत जरूर है। ऐसे में कागजों पर हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह सच हो। आदर्श स्थिति में हम नस्ल, लिंग, सेक्सुअलिटी जैसा कोई कारक नहीं चाहते। जरूरी ये है कि लोग इन पर अमल कैसे करते हैं। भले ही हम हमेशा कहते हैं कि विविधता के इस तरह के पहल समय और धन की बर्बादी हैं। निजी क्षेत्र में ऐसी बातें खूब सुनाई देती हैं। मैं समझती हूँ कि इस मुद्दे पर सिर्फ बात ही नहीं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, बल्कि कंपनियों में जागरूकता अभियान भी मदद करेंगे। निर्णायक मंडल में महिलाओं की भागीदारी कितनी अहम है? महिला उद्यमियों के लिए ये बहुत जरूरी है। डेबोरा की गैर लाभकारी संस्था फाउंडरलैंड महिलाओं और धन के बीच की दूरी मिटाने की कोशिश कर रही है। अब वो चाहे निवेशक हो, अनुदान या फिर कोष। हम यूरोप में करीब 700 महिला संस्थापकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 25 देशों में उन्होंने कारोबार खड़ा किया है। यहाँ कंपनी बनाते वक्त ज्यादा नौकरशाही से जूझना पड़ता है और मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि एक बाजार या क्षेत्र दूसरे से बेहतर है। हालांकि अमेरिका और यूरोप में कंपनी बनाने का अनुभव लेने के बाद मैं ये कहूँगी कि अमेरिका में कंपनी बनाना ज्यादा सरल है। बहुत सी जानकारियाँ कई भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। भारी भरकम नौकरशाही वाले जर्मनी में नई कंपनी खड़ी करने वालों के लिए कागजी कार्रवाई बहुत बड़ी बाधा है। इसके लिए एक मजबूत सहायक तंत्र का होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं जो इस क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की मदद करें और नौकरशाही के जंजाल से गुजरने में उनके लिए सहायक हों। महिलाओं को आगे बढ़ाने के पीछे यही विचार है कि जिन महिलाओं के पास ऐसा अनुभव है वो दूसरी महिलाओं को तैयार करें। इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। यूरोप में अमेरिका को अक्सर कारोबारी तौर तरीकों के लिए अगुवा के रूप में देखा जाता है और जो वहाँ कारगर है उसके लिए यहाँ भी रास्ता बन जाता है। कुछ लोगों को डर है कि अमेरिका में विविधता की पहलों को खत्म करने का असर सीधा यूरोप पर पड़ेगा। यहाँ से उसे देखना अत्यंत दुखद है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो विविधता, बराबरी और समावेश की कोशिशों को ध्वस्त कर देगा। इस साल या फिर आने वाले वर्षों में यूरोप के लिए जब विविधता, बराबरी और समावेश की बात होगी तो मेरी उम्मीद या फिर यकीन है कि यूरोप वहाँ भी आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा। करीब 32 हेक्टेयर में फैला ये भलसवा लैंडफिल है राजधानी दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कचरा घर। इसके आसपास 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। पिछले 25 साल से हेमा यहाँ कचरा बीनने का काम करती हैं। फिर मैं काम पे भी जाती थी और काम करके आती थी। फिर घर का काम जो होता था वो भी करते थे घर में भी।
इधर 1 साल से थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, तो फिर मैं उतना काम पे वैसे जैसे कि महीने में 20 दिन में काम कर लेती थी, 25 दिन कर लेती थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उतना नहीं कर पाती थी। इस लैंडफिल के करीब रहने वाले लोग विषैली हवा में सांस लेते हैं। दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों में से एक है और कचरा हटाने की खराब व्यवस्था से हालात और बिगड़े हैं। हेमा उन 40 महिलाओं के समूह का हिस्सा हैं जो इस मुद्दे के बारे में और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जान रहा है। इनकी योजना ऐसा ही काम करने वाली अन्य हजारों महिलाओं तक पहुंचने की है। स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समूह की नियमित बैठक में सोशल, मेडिकल और पर्यावरण के मुद्दों पर सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। इस किस्म की सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग खतरे के बारे में जागरूक नहीं होते और अंदर बाहर तीखी गर्मी और भारी वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। तो पहला कदम लोगों को जागरूक करने का है। वैसे कुछ प्रोग्राम नए हालात में तैयार रहने के लिए व्यक्तिगत स्तर की रणनीति भी मुहैया कराते हैं। ऐसी रणनीतियां रुखसाना से बेहतर कौन जानता है। वो कचरा बीनने वालों के परिवार में पैदा हुई और उन्हें महिलाओं को होने वाली समस्याओं का सीधा अनुभव है। शोधकर्ताओं ने भी मेडिकल परीक्षणों में ये चीजें देखी हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स में हमने कूड़ा बीनने वाली महिलाओं के फेफड़ों की हालत 3.6 गुना ज्यादा खराब पाई और महिला सफाई कर्मचारियों में पुरुषों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा खराब फेफड़े देखे गए। ये महिलाएं अपने घरों में बायोमास ईंधन से या लकड़ी के चूल्हों पर खाना भी पकाती हैं। रुखसाना ने चिंतन एनवायरमेंटल एक्शन एंड रिसर्च ग्रुप की टीम के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले में हवा की गुणवत्ता जांचने वाले उपकरण लगाए हैं। इससे महिलाओं को अपने काम और रोजमर्रा की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिल जाती है। मॉनिटर में अगर लाल निशान दिखाई देता है तो वे कचरा ठिकानों पर नहीं जाती और मास्क पहनकर ही बाहर निकलती हैं। घरों में महिलाएं कम प्रदूषण करने वाले ईंधन इस्तेमाल करने लगी हैं। जैसे कि औरतें सब चूल्हा जलाती हैं, तो हमें कहीं से पता चला कि फ्री सिलेंडर मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उनमें क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी लोगों को, कम से कम 30 से 35 लोगों को हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में गैस दिलवा दिया है। 2022 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 50 शहरों में दिल्ली का नंबर 4था था। वायु प्रदूषण से हर कोई प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ती है असंगठित क्षेत्र के कर्मियों पर। प्रमुख निर्माण परियोजनाएं कम पगार पर मजदूरों से काम लेती हैं, जिनके पास प्रदूषण से बचने का कोई साधन नहीं होता। ज़्यादातर लोग निर्माण ठिकानों के पास ही कच्चे घरों में रहते हैं, लिहाजा उन्हें प्रदूषण से कम ही निजात मिल पाती है। ऐसा कि धूल उड़ती थी, हमको खांसी उठ जाती कई बार, और मास्क हम लगाते नहीं, जैसे चुन्नी बांध लेते थे हम लोग। निर्माण सेक्टर के मजदूर ज़्यादा सुरक्षित नौकरियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मिनी राज ने सुरक्षा उपकरण का सही इस्तेमाल सीखने के लिए एक एनजीओ की वर्कशॉप में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि फर्क पड़ा है। पीओपी करना, पहले तो हमारे को ये बता दो, तुम जब करोगे आप तो क्या 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 सामान चाहिए, तो अपनी इसके लिए, सेहत के लिए कोई हमारे को हानि नहीं हुए। हेमा, रुखसाना और मिन्नी जैसी महिलाओं की कोशिशें भले ही सागर में बूंद जितनी हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी कोशिशें दिल्ली में मजदूरों के लिए बेहतर हालातों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।